जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया सेगमेंट जो कि इंग्लिश कंपोजिशन से संबंधित होगा, क्लास 12th की जो कंपोजिशन है, राइटिंग है, उसके लिए लेकर के आए हैं। और उसी की स्टार्टिंग करते हुए हम सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन, देखिए आपकी जो ग्रामर है वो ग्रामर अब मेनली जो फोकस्ड इंग्लिश ग्रामर होती है वैसी ग्रामर नहीं रही है। तो दोस्तों आपकी जो ग्रामर है उसमें राइटिंग और कंपोजिशन वाला पार्ट है। उसी कंपोजिशन के पार्ट में जो फर्स्ट आपके लिए कंपोजिशन है वो आते हैं आपके शॉर्ट कंपोजिशन, यानी संक्षिप्त रूप से जो छोटे रूप से लिखे गए हैं वो कंपोजिशन। अब इन छोटे कंपोजिशंस में भी जो आपका फर्स्ट टॉपिक है 12th क्लास के इंग्लिश का वो है आपके एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक। देखिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि विज्ञापन। अब विज्ञापन जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों आप मुझे एक बार बताएंगे कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि विज्ञापन की जरूरत क्या होती है कि उन्हें बनाया जाता है। तो दोस्तों विज्ञापन बनाए जाते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। किसके लिए? इंप्रूवमेंट। तो भैया किस में इंप्रूव करेगा? ये बनाए जाते हैं इंक्रीज के लिए। तो भैया किस में इंक्रीज करोगे? ये किए करेंगे इंप्रूवमेंट और इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट। किस में दोस्तों? सेल ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की सेल में क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इंप्रूवमेंट। यानी किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद, उसकी सेल हो और उस सेल में या तो इंप्रूवमेंट या इंक्रीज जो करेगा वो कौन करेगा? विज्ञापन। देखिए अगर आपकी आंखों के सामने सारे दिन कोई भी कंपनी का अगर विज्ञापन आता रहता है तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वो आपकी आंखों को लुभाता है। जैसे किसी ने कहा कि आप इस ब्रांड की कपड़े पहनिए तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। किसी ने कहा, आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताया गया कि आप ये साबुन इस्तेमाल करिए तो आप इस साबुन के इस्तेमाल से तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसी साबुन का ऐड आता है कि इससे त्वचा दमक जाती है, निखर जाती है, तो आप वो साबुन इस्तेमाल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपका जो माइंड है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए ही उन्होंने क्या बनाया है? एडवर्टाइजमेंट बनाए हैं। अब देखिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उनके भी डिफरेंट प्रकार होते हैं। कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट होते हैं? तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जो आपके सिलेबस में है उनमें है एक तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो है वो है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। कौन से हैं दोस्तों? क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो कहलाते हैं जो किसी क्लास को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस क्लास के हैं। क्लास से मींस आपकी 11th 12th ये वाली क्लास नहीं होती, इनकी एक विशेष क्या होती है? श्रेणी होती है। क्या होती है दोस्तों? विशेष श्रेणी, स्पेशल क्लास। अब ये उसी क्लास में रखे जाते हैं कि इनके लिए जो भी क्लास निर्धारित की गई है, जैसे कि आपका मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है, उसमें काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें एक मैट्रिमोनियल है, कोई एजुकेशनल है, कोई जॉब सीकर है, ठीक है, उसके अलावा आपका सेल का है, परचेज का है। तो काफ़ी तरीके के आपको क्या दे रखे हैं? इसमें एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट केवल और केवल 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने आया हूँ। तो 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए अब हम उसकी बात करते हैं और उसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना। देखिए शॉर्ट कंपोजिशन है ये, मतलब कंपोजिशन कैसा है? बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट कंपोजिशन में आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। विज्ञापन जिनको क्या है किसी अखबार में, ठीक है, टीवी पर, इस तरीके से क्या है इनको लोगों के आंखों के सामने लाया जाता है।
ठीक है, तो ये किस काम आते हैं? प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट के भी क्या है? दो प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कोई वर्गीकृत विज्ञापन। तो भैया ये वर्गीकृत विज्ञापन क्या होते हैं? और दूसरा है दोस्तों आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट यानी डिस्प्ले पर दिखने वाला, कैसा? डिस्प्ले पर दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला विज्ञापन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक हो गया डिस्प्ले, एक हो गया क्लासिफाइड। अब पहले नंबर पे हमने क्लासिफाइड पढ़ा है, तो हम क्लासिफाइड विज्ञापनों को ही देखने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफाइड विज्ञापन कौन से होते हैं। तो क्लासिफाइड कौन से होते हैं? वे विज्ञापन जिनको किसी क्लास में रखा जाता है। क्या किया जाता है? जिनको किसी क्लास में रखा जाता है। तो आप इसमें देखिए, टू इंप्रूव सेल of a product, a short and notice like advertisement that is kept in a क्लास। एक शॉर्ट और नोटिस के जैसा एडवर्टाइजमेंट जिसको किसी क्लास में रखा जाता है, ठीक है, और इसको क्लास में रखा जाता है एंड मेड बाय इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? व्यक्तिगत रूप से, मेड बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से क्या है ये? बनाए जाते हैं। ठीक है, और और ये जो क्या होते हैं, ये आपके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनको किस में रखा जाता है? क्लास में। किस में रखा जाता है? क्लास में, या कहें कि आप ग्रुप में। आपने अखबार पढ़े होंगे, आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो न्यूज़पेपर हमारे होते हैं ना, उसमें एक पेज स्पेशली क्लासिफाइड या हिंदी के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है वर्गीकृत विज्ञापन, यानी उसमें वर्ग बने हुए होते हैं। किसी वर्ग में लिखा होता है शैक्षणिक विज्ञापन, किसी वर्ग में लिखा होता है आपके मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन, किसी में लिखा होता है कि जॉब चाहिए, जॉब सीकर, इंग्लिश के पेपर में पढ़ते हैं तो, है ना। तो ऐसे विज्ञापन कौन से कहलाते हैं दोस्तों? आपके वर्गीकृत विज्ञापन या क्लासिफाइड। इनका एग्जाम्पल होगा आपके सामने, एक तो मैट्रिमोनियल, ठीक है, एक होगा आपका एजुकेशनल, ठीक है, एक होगा आपका एकोमोडेशन, और इसके अलावा ये शायद आपको हो सकता है अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप यहां पे देख सकते हैं इसमें कि ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं दोस्तों मैट्रिमोनियल, एजुकेशनल और आपके अकोमोडेशन, ठीक है, जॉब रिलेटेड एटसेट्रा, काफी सारे होते हैं ये, है ना। तो ये आपके वर्गीकृत विज्ञापन हो गए। अब डिस्प्ले वाला विज्ञापन, डिस्प्ले वाला विज्ञापन भी क्यों बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके टू इंक्रीज सेल ऑफ ए प्रोडक्ट,
टू इंक्रीज सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। ये भी किस लिए बनाए जाते हैं? किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए। आप कहेंगे कि वर्गीकृत विज्ञापन में प्रोडक्ट कौन हो गया? तो देखिए, जैसे आप लोगों के दिमाग में अगर एक विचार आ रहा होगा कि मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्या उसमें भी कोई प्रोडक्ट होता है? देखिए दोस्तों, उसमें प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कोई उत्पाद आ रहा है आपके सामने, पर अगर किसी लड़के की या किसी लड़की के विवाह के लिए आप बातें कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप उसको भी तो इंप्रूव करना चाहते हैं ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी तो इंप्रूव होनी चाहिए ना। मतलब कि आपके द्वारा बनाए गए विज्ञापन से उस लड़के का अगर विवाह होता है, वो लड़का अपने लिए क्या करता है? स्वयं की खूबियों को बताता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर अगर कोई कमियां होंगी तो वो कभी नहीं बताएगा। खुद की बेहतरी को, खुद की खूबियों को सामने वाले को बता करके हम हमारे परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। और इसीलिए हम कौन से बनाते हैं विज्ञापन? आपके क्लासिफाइड। अब डिस्प्ले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनसे क्या होता है? आपकी आंखों के सामने दिखता है, आपकी आंखों के सामने। जैसे आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते आप कई बार देखते हो कि काफ़ी सारे विज्ञापन आते हैं। जैसे हमारा अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए भी आपके सामने काफ़ी टाइप के विज्ञापन आए होंगे। तो ये विज्ञापन क्यों आ रहे हैं? ये विज्ञापन इसलिए आ रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट का ये विज्ञापन है, वो अगर बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा तो आप उसकी ओर आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? और अगर उसकी ओर आकर्षित हुए तो उसको आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे तो उसकी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सेल बढ़ेगी। और अगर बार बार हम उसी को देखते जाएंगे तो हम 100% उसकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि 100 बार बोला गया झूठ भी एक बार का सच अवश्य बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, टू इंक्रीज सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके 3 टाइप्स में है आपके सामने। फर्स्ट है लोकल। कौन सा है? लोकल, यानी स्थानीय। लोकल यानी स्थानीय। सेकंड है आपका रिटेल, ठीक है, यानी खुदरा। और थर्ड वन है आपका नेशनल एडवर्टाइजमेंट। नेशनल एडवर्टाइजमेंट यानी राष्ट्रीय विज्ञापन। तो ये आपका हमने एक इंट्रोड्यूस लिया है इसको, एडवर्टाइजमेंट को। अब इसी में हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे। जो पहले नंबर पे आया आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में भी हम फर्स्ट है जो आपका मैट्रिमोनियल पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों अभी। तो आइए बात करते हैं अब सबसे पहले आपके मैट्रिमोनियल की। अगर आप में से किसी ने इसे नोट डाउन नहीं किया, जो कि मैं बोलना भूल गया, तो थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे लीजिए और पीछे लेकर के आप इसको एक बार या तो पॉज करके कंप्लीट नोट डाउन कीजिए, और या फिर आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर बाद में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट की कि एक वैवाहिक विज्ञापन किस तरह से बनाया जाता है। कि वैवाहिकी को बढ़ावा देने के लिए, यानी किसी व्यक्ति का विवाह करवाने के लिए वैवाहिक विज्ञापन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आपका मैट्रिमोनियल, यानी वैवाहिक। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मेरा इंग्लिश लिखना इतना बेहतर ना लगे, क्यों? क्योंकि राइटिंग किसी की भी कैसी भी हो सकती है ना। कोशिश मैं करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, देखिए वो कहां से शुरू होते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को हम जब शुरू करते हैं तो सबसे ऊपर हम जो लिखेंगे वो आइए हम देखते हैं। सबसे ऊपर हम लिखते हैं
ब्राइड वांटेड, वधू चाहिए, क्या वधू चाहिए, या ग्रूम चाहिए यानी कि वर चाहिए, ग्रूम वांटेड। ठीक है, ये आपके सामने दो वर्ड हो गए, यानी या तो ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। ठीक है, ये आपको लिखना है। वधू हिंदी में लिखा होता है, हिंदी के न्यूज़पेपर में वधू चाहिए, वर चाहिए। वधू यानी लड़के के लिए लड़की चाहिए, मतलब शादी लड़के की होनी है और चाहिए, जरूरत है एक लड़की की। वर चाहिए मतलब शादी लड़की की होनी है, लड़की के पक्ष की ओर से लिखा गया है और उन्हें जरूरत है एक वर की। किसकी जरूरत दोस्तों? एक वर की जरूरत है। अब देखिए इसके लिए जो जो हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, रिक्वायर्ड डिटेल्स, इसके लिए जो भी जरूरी, महत्वपूर्ण, आवश्यक जो विवरण होता है, रिक्वायर्ड डिटेल्स, वो आवश्यक विवरण क्या क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आवश्यक विवरण में यानी जिसके लिए चाहिए, या वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो व्यक्ति यानी लड़का हो या लड़की जिसके लिए वर या वधू की आवश्यकता है, पहले हम उसकी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं उसकी डिटेल्स। एज हो गई, उसकी कास्ट हो गई, एज हो गई, उसकी कास्ट हो गई, उसकी ही क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस मतलब कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्वालिफाइड है, कितना योग्य है। उसके अलावा आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस से मतलब कितना कमाता है, क्या उसके पास, कितनी उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, कि क्या बिल्कुल गरीब है या उसके पास कुछ थोड़ा पैसा है, बहुत अधिक रिच है, तो आपको ये सब लिखना होता है। उसके अलावा दोस्तों जो लिखेंगे आप वो होता है उसका सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस से मतलब होता है कि समाज में, हमारा जो समाज है, देखिए मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका समाज में जो स्थान होता है ना, वो उसके भविष्य को काफी हद तक निर्धारित करता है। तो आप बताएंगे कि सोशल स्टेटस के माध्यम से कि वो जो बच्चा है या बच्ची है, मीन्स कि वो लड़का जो लड़की जिसके लिए हम शादी करवाना जिसकी चाह रहे हैं, उसका सोशल स्टेटस कैसा है। ये तो नहीं है कि समाज में उनको हे दृष्टि से देखा जाता हो, खराब दृष्टि से, बुरी दृष्टि से, उनको बिल्कुल बैड मैनर वाला बताया जाता हो, खराब तरीके वाले लोग बताए जाते हो, और या फिर आप कह सकते हैं कि उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, सभी उनका सम्मान करते हैं, दे आर वेल नोन एंड वेल रेस्पेक्टेड इन लोकेलिटी या इन सोसाइटी। तो आप ये लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, उसकी अचीवमेंट्स यानी उसने अपने लाइफ में अभी तक क्या क्या पाया है, अचीवमेंट्स लिखेंगे। अचीवमेंट्स के बाद लिखेंगे हम उसका कॉम्प्लेक्शन। देखिए इसमें बाद या पहले से, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में ये लिखें, आप पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें विज्ञापन देना है, हमें कोई ग्रामेटिकल जो आपकी कंपोजिशन है वो नहीं करनी है, कि हमें नहीं बताना है कि सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, फिर किसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपको ग्रामर का ध्यान नहीं रखना होता है, इसमें बस आपको जो मेन है वो ये है कि आपको उस लड़के के बारे में बताना है या उस लड़की के बारे में बताना है, एटसेट्रा ऑफ किसका, प्रोस्पेक्टिव, किसका, प्रोस्पेक्टिव यानी प्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब होता है भावी या प्रत्याशित, यानी होने वाला, होगा, लड़का या लड़की जो होगा, क्या ब्राइड बनेगा या ग्रूम बनेगा। ठीक है दोस्तों, प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम।
तो उसका हम क्या लिखेंगे, उसकी एज, उसकी कास्ट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस, फिर उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स, फिर उसका कॉम्प्लेक्शन, और लास्ट में ये सारी चीजें लिख करके हम क्या करेंगे, उसे आगे। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा कि उसे कौन सी चाहिए, मतलब वो अपने होने वाले जीवन साथी जो उसका होगा, मींस कि उसका जो पार्टनर होगा, लड़के का पार्टनर लड़की होगी और लड़की का पार्टनर लड़का होगा, तो उसमें वो क्या क्या डिजायर्स है उसकी, वो क्या क्या चाहता है उससे कि वो कैसी होनी चाहिए, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब वो बता रहा है आपको कि एज यानी उम्र, कास्ट यानी जाति, ठीक है, उसके अलावा क्वालिफिकेशंस, वही कि आपके कितना वो क्वालिफाइड है, उसके अलावा उसका रिलीजन, यानी धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, वो किस मजहब में विश्वास करता है, मतलब किस धर्म को मानता है, उसके अलावा आप उसकी वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वर्किंग कंडीशन के अलावा आप उसकी अपीयरेंस मतलब कि कैसा दिखता है, दिखता कैसा है, तो आपको यह भी उसका बताना है। लेकिन अब ये डिजायर्ड का होगा तो आप चाहते हो कि वो कैसा दिखने वाला होना चाहिए, कैसा दिखने वाला होना चाहिए। अपीयरेंसेस हो गए, अपीयरेंसेस में आप लिखेंगे या तो वो ब्यूटीफुल हो, ठीक है, और या फिर वो हैंडसम हो। समझ रहे हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल यानी जो महिला होगी, यानी जो वधू होगी उसके लिए, हैंडसम यानी जो पुरुष होगा, जो वर होगा, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसके आगे है आपके हैंडसम, हाइट, एक क्या होगा, हाइट ऑफ डिजायर्ड ब्राइड या ग्रूम। तो इनका आप क्या लिखेंगे दोस्तों, जो आपने वर चाहा है या वधू चाही है, उसके लिए हम लिखेंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये आपके सामने दो हमने चीजें लिखी है, एक जो आप में है वो आपने बता दी, और दूसरा जो आप अपने पार्टनर में चाहते हो वो आपने बता दी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैरिज, विवाह किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप विवाह के प्रकार बताइए कि अर्ली अरेंज्ड चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कोर्ट मैरिज करनी है। अब चूंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में आती है कि नहीं, हमें तो लव मैरिज वाला विज्ञापन चाहिए। तो मित्रों, लव मैरिज का कोई विज्ञापन नहीं बनता है, क्योंकि जब आप लव करके किसी से मैरिज कर रहे हो तो आप अपने पसंद की लड़की तो पहले ही देख चुके हो, या आप अपनी पसंद का लड़का पहले ही देख चुके हो, फिर आप कौन सा डिजायर्ड ब्राइड या ग्रूम करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपका डिजायर्ड कौन है। डिजायर्ड तो ऑलरेडी आपने ढूंढ रखा है। तो लव मैरिज के लिए किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लिखा जाता है। कोर्ट मैरिज या फिर डिसेंट मैरिज, ठीक है, ये आपके टाइप ऑफ मैरिज हो गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको लिखना है वो आपको लिखना है कॉन्टैक्ट या एड्रेस। राइट कॉन्टैक्ट नंबर एंड
एड्रेस। ठीक है, आपको ये करना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस लिखते हो या फिर ईमेल। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप हमें ईमेल कीजिए। ठीक है, ईमेल आपको लिखनी होती है। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़े इससे। हाँ बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, जब आगे हम इससे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से एक एडवर्टाइजमेंट को बनाएंगे। स्क्रीनशॉट आपने लिया ही होगा इसका, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं। अब मैं आपको कुछ इसमें एक दो और ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए काम की होंगी। ठीक है, जैसे आपको हेडिंग में जब यूज करना होगा तो क्या वर्ड्स यूज करने होंगे। ठीक है, तो आप एक बार देखते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम अभी इसके साथ साथ। अब इसके लिए आपका जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट हम बना रहे हैं उसमें आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रखनी है, ध्यान रखना है, ताकि जब आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट बना करके आएंगे तब आपको फुल बटे फुल मार्क्स मिले। यानी अगर 5 नंबर का ये एडवर्टाइजमेंट है आपका तो पूरे 5 मार्क्स आपके हाथ में हो। तो दोस्तों देखते हैं हम अभी कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको किन किन चीजों को लिखना जरूरी है, किन किन चीजों का ज्ञान आवश्यक है। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के लिए निम्न तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। अब किन किन चीजों का आपको ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग, और हेडिंग हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि सूटेबल मैच या अलायंस। क्या लिखेंगे? सूटेबल मैच या अलायंस। अलायंस का अर्थ क्या होता है? अलायंस का अर्थ होता है जोड़ीदार, जो उसके साथ रहता है, सहभागी। क्या होता है दोस्तों? सहभागी। जैसे हमारे देश में 2 बड़े राजनीतिक अलायंस बने हुए हैं इस देश में, एक यूपीए और एनडीए। तो वो क्या है? उनकी विचारधाराएं एक जैसी है, इसीलिए वो अलायंस में एक पूरे जोड़े में एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें लिखना होता है फॉर हुम। किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? लड़का है या लड़की है? ए बॉय या ए गर्ल? कि आपको किसके लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको उसकी क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स बतानी होती हैं। ठीक है, qualifications and achievements to be shown. Achievements to be shown. दिखावे के लिए आपको उसकी क्या है? क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स बतानी होती है। अब ये कौन सी होती है? ये होती है फिजिकल, एजुकेशनल। इनमें भी क्या है? काफी सारे इसके रूप है। रूप कौन कौन से हो गए? फिजिकल, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपको उसकी फिजिकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल आपको उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा आपको उसकी हैबिट्स जो आपको बतानी होती हैं,
हैबिट्स। हैबिट्स के अलावा आपको उसकी हॉबीज और सोशल स्टेटस, हैबिट्स के अलावा आपको उसके सोशल स्टेटस को भी बताना होता है। क्या बताना होता है? सोशल स्टेटस। जो चीजें हमने पहले लिखी थी बस वही बातें हैं, थोड़ा सा इसके क्रम में लिखेंगे। अब इनको क्या करेंगे? थोड़ा सा क्रम में, कि इस प्रकार से शुरू करते हैं और फिर ऐसे ऐसे इसको लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कि आपको किसके लिए लिखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट होगी कि आपको सामने वाले में क्या चाहिए, आप सामने वाले में क्या जानना चाहते हैं। जो आपको लड़का या लड़की, जो वर या वधू चाहिए, उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम हुम, अब आप फ्रॉम हुम लिखते हो तो आप कहना चाहते हो ए गर्ल और बॉय वांट्स, ए बॉय और ए गर्ल वांट्स। ठीक है, हमें लड़का या लड़की जो चाहिए या उसकी डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो भी हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, कि ये जो लड़का लड़की है ये क्या चाहता है अपने फ्रेंड, अपने पार्टनर में, अपने मित्र में, या उसका जो पार्टनर बनेगा, उसकी जो अलायंस होगी, उसकी जो पत्नी होगी या पति होगा। ठीक है, टू सी, ये लड़का और लड़की क्या देखना चाहते हैं? टू सी इन हिज और हर लाइफ पार्टनर, इन हिज और हर लाइफ पार्टनर। ये उसकी क्या हो जाएंगी दोस्तों? यहां पे वो खुद के बारे में बताएगा, यहां पे उसकी डिजायर्स कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये सब आपने लिखा है। इसके बाद हम अब और कुछ नहीं, सीधा एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट लिख करके कोशिश करेंगे उसको जानने की कि वो कैसे लिखा जाता है। आज हमने एक परफॉर्मा या खाका तैयार किया है, उस खाके के हिसाब से ही। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट एक बार फिर से, मैंने बोलना भूल गया हूं, तो आप वीडियो को पीछे करके इसको आप लिख सकते हो, या अगर आप साथ साथ लिखते चल रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको समझना भी होता है और आपको साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने इस पे डाल दिया है YouTube पर एक वीडियो बना करके तो आपको सब कुछ समझ वहीं से आ जाएगा। नहीं, आपको खुद को लिखना है, आपको अपने हिसाब से चीजें जाननी है। अपने, देखिए मैंने कोशिश की आसान बनाने की, आप उसे अपने शब्दों में लिखिए ताकि आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। जब आप अपने शब्दों का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेंगे? इसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ही था कि हम इस शब्द से शुरुआत करेंगे, अलायंस। अलायंस लिखने के बाद हम लिखते हैं किसके लिए, कहा था ना आपसे, तो लिखो फॉर ए बॉय। फॉर ए कैसा बॉय? ब्राह्मण, सैनी, जो भी आप देखिए कास्ट आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो फॉर ए ब्राह्मण बॉय। भैया लड़का कौन सा है? लड़का एक ब्राह्मण लड़का है। कैसा है? हैंडसम है। कैसा है? हैंडसम है। ठीक है, लड़का ब्राह्मण है, हैंडसम है। कलर कैसा है? फेयर है, फेयर कलर है। ठीक है, इसके अलावा उसकी एज 28 ईयर्स ओल्ड। कैसा है? 28 ईयर्स ओल्ड। आप ये भी लिख सकते थे फॉर ए 28 ईयर्स ओल्ड फेयर एंड हैंडसम ब्राह्मण बॉय। कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीजें हैं, बस शब्द आगे पीछे हो रहे हैं। जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपने इंग्लिश में वर्ड्स आप लिखना चाह रहे हो, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। आप अगर ये लिखते हो फॉर ए हैंडसम एंड फेयर 28 ईयर ओल्ड ब्राह्मण बॉय, तो भी ठीक है, कहीं कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 28 ईयर्स, आपने उसकी हाइट बता दी
5 फुट 8 इंच। आपने उस लड़के की क्या है, हाइट बता दी और उसने क्या कर रखा है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कितना वो पढ़ा लिखा है। तो वो कितना पढ़ा लिखा है वो आपको बताना होता है। तो उसने किया हुआ है एमए एंड बीएड। एमए और बीएड जब उसने कर रखा है आपके सामने, तो एमए और बीएड जब उसने किया हुआ है तो आप उसकी क्वालिफिकेशंस बता रहे हो। अब क्या वो कमा रहा है? जी बिल्कुल कमा रहा है। इनकम 30,000। कम से कम एक एमए बीएड बॉय 30,000 रुपए कमा लेता है। तो आप लिख सकते हो 30,000 रुपीज पर मंथ। कितना कमाता है? 30,000 रुपए महीना। क्या करता है? कमाता तो है, करता क्या है? तो वो करता है कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेज। कोचिंग क्लासेज चलाता है और उससे पैसे कमाता है लगभग 30,000 रुपए महीना। ये आपने उस लड़के के बारे में बोल दिया। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है ये इसी के साथ साथ चलेगी दोस्तों, ठीक है। आपको लिखना है वांटेड। अब वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ए ब्राइड एज, कि उसकी एज, अब वो ब्राइड है जो उसके लिए क्या एक्सपेक्ट एज कर रहे हैं? एज बिटवीन यानी बीच में। कितनी बीच में? तो उसकी एज होनी चाहिए, देखिए 28 साल का लड़का है तो खुद से छोटी समझेगा, तो 24 to 27 ईयर्स। लड़की कैसी होनी चाहिए? 24 से 27 साल की लड़की होनी चाहिए। कैसी डिजायर कर रहा है? स्लिम एंड फिट। लड़की कैसी डिजायर कर रहा है वो? स्लिम एंड फिट। लड़की स्लिम, पतली और फिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि हैविंग हाइट, कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी? मिनिमम, ये लड़के की डिजायर्स हैं अपनी होने वाली ब्राइड के लिए। मिनिमम हाइट है ना 5 फुट 3 इंचेस, कम से कम 5'3" तो होनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा होगी तो चलेगा, ठीक है। आगे कह रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज, नो डाउरी। ये हमेशा लिखना है, इससे इफेक्ट सिर्फ टीचर पे इतना, जो आपकी कॉपी जांचने वाला परीक्षक होगा, जो आपको इन्विजिलेटर होगा, इन्विजिलेटर नहीं, जो आपको जांच करेगा इनको, वो आपको ये देखेगा कि यार हाँ बंदा दहेज के खिलाफ है, यानी अच्छा कुछ लिखा है उसने। नो डाउरी के अलावा लिखो आप कास्ट नो बार्स। जाति का कोई बंधन नहीं है, मतलब ये नहीं है ब्राह्मण लड़का है तो ब्राह्मण लड़की से ही विवाह करेगा, ठीक है। आपको जाति का क्या नहीं रखना है? कोई भी बार नहीं रखना है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम सेंड बायोडाटा। क्या लिखेंगे कि अब देखिए हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हम कहेंगे उसको सेंड बायोडाटा, कि भैया आप उस लड़की का बायोडाटा भेज दीजिए विद रेसेंट फोटोग्राफ। और ये जो चीज है रेसेंट फोटोग्राफ के साथ उसका बायोडाटा ऑफ द गर्ल, ये कैसा है दोस्तों? मस्ट है, जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। और उसके अलावा ये चीजें आपको लिखनी है। फिर उसके अलावा आपको लिखना है कि कांटेक्ट किससे करना है? कांटेक्ट आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आप उसको आपके नंबर, कॉल और रिंग, ठीक है। XYZ कहाँ रहते हो आप, तो आप जयपुर में रहते हो, ठीक है, अलवर में रहते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके अलावा आप कॉल और रिंग, आप उसको अपने नंबर दे दीजिए। ये आपके फोन नंबर हो गए, जो भी आप उसको देना चाहें, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से एक विज्ञापन लिखा है, ठीक है मित्रों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस प्रकार के विज्ञापन से हमने कोशिश की है कि हम मैट्रिमोनियल विज्ञापनों को जानें। अगली क्लास में मैं दोस्तों कोशिश करूंगा आपको इससे एक कदम आगे लेके जाने की। यानी मैट्रिमोनियल हमने पढ़ा है, तो अब आगे हम एजुकेशनल पढ़ें, जॉब वाला पढ़ें, सेल वाला पढ़ें, जो भी हमसे हो पाएगा हम कोशिश करते रहेंगे बार बार आपके लिए कुछ बेहतर और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल जो हमारे पास सामग्रियां आपके लिए मौजूद है वो लाने की मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा। और इसी के साथ मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो कोविड का भी मुश्किल समय है, अभी स्कूल और कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, तब तक आप कोशिश करते रहिए कि घर बैठकर आप अपनी पढ़ाई को इंतजाम दें। क्योंकि राजस्थान में भी देखिए एग्जाम्स मई तक हो जाएंगे और CBSE बोर्ड ने भी कह दिया है कि वो एग्जाम्स अपने मई के आसपास करवा देगा। तो अब आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी विद्यार्थी इसे देखें वो इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें, कोशिश करें इसे समझने की। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में इस बात को समझा पाता। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको लगी है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप अगर चैनल के साथ नए हो, देखिए हमने 12th क्लास के लिए अभी शुरू किया है, तो हो सकता है कि आप इस चैनल के साथ एक नए स्टूडेंट हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और जो आपका बेल आइकन है, देखिए सब्सक्राइब, इस पर आपको क्लिक करना है और साथ में एक ऐसा बेल आइकन बना होगा, ठीक है, उसको आपको बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना है ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। और अब आपको रेगुलर इंग्लिश, मैथ, काफी सारे सब्जेक्ट, साइंस, इन सब्जेक्ट्स की रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।